नमस्कार, वेलकम टू एवरीवन इन नेमचंद छोटा क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 से विषय विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके नोट्स पढ़ेंगे हम शॉर्ट्स में, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, उसकी ज़्यादा दिन नहीं है, इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक में ही आपको समझाएंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अपना लेसन है। तो इसमें क्या देखो, रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले वही हम पढ़ेंगे। क्या है देखो कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, यानी कोई भी पदार्थ होता है ना, उसमें यदि कुछ चेंज हो जाता है, यानी उसमें परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन के दौरान यदि नया पदार्थ बनता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण दे रखे हैं, देखो उदाहरण क्या देखो, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फित्ते का जलना, दही का बनना। अब जो दही होता है, जैसे दही का बनना है ना, ये सब उदाहरण है। अब दही एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि दूध से अगर दही बन गया तो हम दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दही से दूध बन गया, ठीक है, ये है। यानी कोई भी पदार्थ होता है उसमें अगर चेंज यानी परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वही रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वालों पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है देखो, कि इन कारकों से पता चलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो इसमें पहचान क्या देखो कि पदार्थों की स्थिति में परिवर्तन, पदार्थों का रंग बदलना, गर्मी का विकास, गर्मी का अवशोषण, गैस का विकास, प्रकाश का विकास, उसके बाद में अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो क्रियाकारक होता है, एक होता है अभिकारक। ठीक है ना, तो क्रियाकारक जिसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है या जो भाग लेते हैं, ठीक है ना, उसको अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। एक होता है क्रियाफल। क्रियाफल यानी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ, वो क्या होते हैं? क्रियाकारक या क्रियाफल, नहीं उत्पाद। तो ऐसे अब है उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब आगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या देखो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ क्रियाकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षेप प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यदि उसमें जो क्रियाकारक और जो उत्पाद होते हैं उसके प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से जब व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। उसके बाद में रासायनिक समीकरण के प्रतीक या अभिकारक उत्पादों या रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तो सही समझ में आ गया कि यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति से ताप, यानी ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है ना, यानी इस तरीके से हम तीर का निशान लगाते हैं ना क्रियाफल के मध्य, तो उसमें ऊपर ताप और दाब को तो जैसे 340 यानी एटीएम लिख देते हैं हम, एटीएम यानी एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसी हिसाब से। उसके बाद रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों यानी बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है, यानी क्रियाकारक और क्रियाफलों में तत्व परमाणु संख्या बराबर होती है, तो उससे संतुलित रासायनिक समीकरण
कहते हैं। ठीक, ओके। उसके बाद है संतुलित रासायनिक संतुलन का महत्व है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता नहीं विनाश। उसी प्रकार एक रासायनिक जो समीकरण होता है उसमें जो अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं उसमें प्रत्येक तत्व की पूर्ण संख्या वो क्या रहती है, हमेशा समान होती है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। अगला रासायनिक समीकरणों को चरणबद्ध संतुलित करना यानी हिट एंड ट्रायल विधि। ये मैंने आपको पहले बताया था लेकिन फिर बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। क्या है, जैसे यहाँ पर समीकरण हमारी की लोहा प्लस H2 यानी आयरन या Fe फिर से बोल दो प्लस H2O, उसके बाद त्रिका निशान, इससे बनता है Fe2O3 प्लस H2। अब हम ये देखेंगे कि समीकरण अब इसमें बॉक्स बंद कर दिए। अब यहाँ पर लोहे का इधर एक परमाणु है, H2 इसमें हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन का 1 है। उसके बाद में जो लोहा इसके इधर 3 है, ऑक्सीजन के 3 है, H2 के 2 है। ठीक है, तो इसको हम संतुलित करेंगे। कैसे, अब संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। ओके। उसके बाद में है LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर देखो Fe है, उसका एक परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। और इधर देखो Fe के 3 है, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, इधर 4 हैं। कितने हैं, 4। एक मिनट, टोटल 4 है क्योंकि 3 तो एक 4। ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे अधिक है किसका, हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या है 4 लगा दिया। कितने लगाए हैं, 4। यहाँ पर देखो ये इस बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 हो गए और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। ठीक है, तो इधर हम ऑक्सीजन के 4 कर देते हैं। ओके। उसके बाद में है हाइड्रोजन के इधर 8 है, तो इधर भी कितने हैं, 8 है। उसके बाद में क्या करेंगे कि सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, बस यहाँ पर 3Fe, उसके बाद में 4H2O, उसके बाद त्रिका Fe3O4 प्लस 4H2O। ठीक है, तो अपने समीकरण क्या हो गई, ये संतुलित हो गई। यहाँ पर देखो लोहे के 3 परमाणु हैं, इधर भी 3 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। क्योंकि देखो H2 है ना, ये H2O जैसे H2O है। ठीक है ना, इसको हम 4 से गुणा करेंगे ना तो हाइड्रोजन के 4 दूनी 8, ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो इधर ऑक्सीजन के 4 हैं, हाइड्रोजन 8 है। उसके बाद ऑक्सीजन इधर 4 हो गए क्रियाफल में, इधर हाइड्रोजन 8 है और इधर भी 8 है। इसका मतलब संतुलित समीकरण है। उसके बाद सभी तत्वों की परमाणु संख्या अभिक्रिया दोनों और समान संतुलित है। अभिकारकों उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना, जैसे ठोस, एस का मतलब क्या होता है, सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड। ठीक है ना। और एल का मतलब लिक्विड, द्रव। क्या होता है, द्रव। और गैस से होता है जी, और जली विलीन होता है उसको बोलते हैं हम अक्वेस। ठीक है, अब ये इसके हम संकेत लिख दिए यहाँ पर। जैसे लोहा वो ठोस अवस्था में होता है और यहाँ पर जल वो गैस में है, और ये Fe2O3 ये भी सॉलिड है, उसकी इसमें लिखा हुआ नहीं है, और ये भी गैस में है। अब है कुछ आवश्यक परिस्थितियों से ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख के है। उसके बाद समीकरण के में दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है, अतः समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं हम। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहले है संयोजन अभिक्रिया, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में कोई भी से उत्पाद नहीं बनता है। ओके। उसके बाद में जैसे इसमें उदाहरण के कोयले का दहन है, जल का निर्माण है, बिना बुझा चूना, जैसे इसमें जो कार्बन
और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करते हैं तो क्या कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसके बाद जल का निर्माण, जैसे आपको हमें पता है कि जल का सूत्र H2 होता है, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के मिलने से जल बनता है। तो यहाँ पर देखो H2 + O2, ठीक है, उसे क्या बनेगा? जल बन रहा है। क्या बन रहा है? जल। ओके, इसके बाद में यहाँ पर देखो, इसमें बीच में दिखाया नहीं है, इसमें ये यहाँ पर ये तीर का निशान है। किसका निशान है? तीर का। यहाँ पर इसमें सही नहीं है। उसके बाद में है बिना भुजा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी जल से अभिक्रिया होती है कैल्शियम ऑक्साइड की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? भुजा हुआ चूना। ये वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। उसके बाद में है अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे ये मीथेन है, मीथेन गैस + O2, तो तीर का निशान, इससे क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और उसके बाद में यहाँ पर क्या बना है? जल + ऊष्मा। उसके बाद में श्वसन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इसका दूसरा, तो इसमें है ये C6H12, उसकी एक ग्लूकोज है, प्लस 6O2, तो इससे 6CO2 प्लस जल बनेगा, ठीक है। उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से उससे अधिक उत्पाद बनते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखो नाम से ही पता चल रहा है, वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना, यानी अपघटन का मतलब होता है टूटना। इसमें क्या होता है? संयोजन में तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं और इसमें एकल पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। वियोजन अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं। देखो, उसमें वियोजन, उसके बाद में विद्युत वियोजन, उसके बाद में प्रकाशीय वियोजन। तो उसमें वियोजन ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन होता है। विद्युत वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले वियोजन, यानी कोई भी पदार्थ उसकी गलित अवस्था में क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद में प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। उसके बाद में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है, यानी ऊष्मा उसमें अवशोषित होती है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, यानी इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ये मैंने आपको पहले बताया था। जैसे फेरस है, नहीं Fe है, Fe इसको फेर से बोलते हैं, F या लोहा, Fe + CuSO4, तो FeSO4 Aq + Cu। तो इसमें क्या होता है? जो Fe है, Fe की क्रियाशीलता अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तो अधिक होने के कारण क्या होता है? ये कॉपर सल्फेट को क्या उसके विलेन से हटा देता है, विलेन से हटा देता है। यानी ये Fe है, ये Fe यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? देखो, ये Cu बाहर निकल जाएगा, यानी हट गया है। क्यों हट गया है? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है। उसके बाद में है लोहे की कील पर भूरे रंग के ऊपर की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलेन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया, यानी इसका विलेन का जो भूरा रंग है वो नीले रंग में क्यों परिवर्तन हो गया? क्योंकि कॉपर है वो विलेन से हट गया और किसी जगह क्या जुड़ गया है? लोहा। अब उसमें एक उदाहरण और भी उसका Zn + CuSO4, तो इसे जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर बाहर निकल गया, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। द्विविस्थापन क्रिया, यानी इस अभिक्रिया में, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें Na2SO4, सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, तो इससे BaSO4 और NaCl बनेगा। इसमें क्या, जैसे सोडियम है, सोडियम, ये सोडियम तो B की जगह जाएगा और B है वो सोडियम की जगह चला जाएगा, ओके। तो बेरियम सल्फेट के सफेद जो अम्लीय अवक्षय का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षय अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद में उपचयन एवं अपचयन। देखो, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का आवास होता है तो उसे उपचयन कहते हैं। उदाहरण है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कार्बन + O2 है, तो इसमें CO2, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन नहीं, जो कार्बन उसका क्या हुआ? उपचयन हुआ है, ठीक है। अब आज उसका उदाहरण 2Cu + O2 = CuO, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? उपचयन हो गया। क्या हो गया? उपचयन, ठीक है। उसके बाद अपचयन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का आवास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन कहते हैं। और जिस अब है रेडॉक्स,
जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन उपचयन दोनों होते हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पूरा लेसन हो गया, अपना पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। पहला, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव संक्षारण। देखो, जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाती है, उससे क्या कहते हैं, संक्षारित यानी कमजोर पड़ जाती है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी पर के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, यानी तांबा होता है ना, तांबा उस पर जैसे होता है नहीं वर्षा ऋतु, उसमें जैसे, और ये चांदी होती है, चांदी कई दिनों बाद में काली पड़ जाती है ना। संक्षारण के बचाव के उपाय, ये सद लेपन यानी जिंक की मोटी परत चढ़ा देते हैं, या विद्युत लेपन और पेंट करके भी हम उसको संक्षारण से बचा सकते हैं लोहे की वस्तुओं को, ठीक है। विकृत गंधता, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, यानी लंबे समय तक, जिससे स्वाद और गंध परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधता कहते हैं। विकृत गंधता रोकने के उपाय, प्रतिओक्सीकार का उपयोग, प्रतिओक्सीकार होता है ना N2 नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना, प्रतिओक्सीकारक है। बाद में वायुरोधी बर्तन की खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस से द्वारा या शीतलन द्वारा, ठीक है ना। तो ये अपना जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से रोक के वीडियो को आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि नोट्स है किसका है, साइंस का। क्योंकि अब इतना हमारे पास टाइम भी नहीं, क्योंकि आपकी परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा वो क्या है, नज़दीक है। उसके बाद में हम जो अगला जो दूसरा पार्ट है वो पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।